रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको लेकर आना, उसको छोड़ना, उसको ये करना, क्योंकि ज़ाहिर है मेरी अम्मी के इतने सारे बच्चे और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो उन्होंने कहा भाई ये हमसे नहीं होगा। तो सुल्ताना आपी ने कहा फिक्र ना करें, मैं खुद इसको पिक करूँगी, मैं खुद इसको ड्रॉप करूँगी घर पे। और हेड्स ऑफ टू हर, वो करती थी। वो और दुरेद दोनों मुझे आते थे रिकॉर्डिंग से, मुझे पिक करते थे, और रात को कितनी देर हो जाए मुझे ड्राइवर के साथ वो नहीं छोड़ती थी, क्योंकि उसने मेरी अम्मी के साथ कमिटमेंट की थी कि मैं खुद उनको ड्रॉप करूँगी। तो खुद मुझे ड्रॉप करते थे दोनों, और फिर मुझे पिक करते थे। तो सुल्ताना आपी जो है ना बड़ी हार्ड वर्किंग आयरन लेडी माशाल्लाह से। बट ये बताएं, मारवी के बाद वो जो इतना फेम आया और जो इतनी लोगों से अप्रिसिएशन आई, तो कब रियलाइज़ हुआ, और जब आप बाहर जाती थी तो कैसा रिस्पांस आता था, लोग क्या कहते थे उस ज़माने में? बहुत ज़्यादा, मतलब कि आवाज़ से लोग पहचान जाते थे। अच्छा। मुझे याद है मैं मरी में एक दफ़ा जा रही थी, तो वहाँ पर आवाज़ के ज़रिए पहचाना कि आप मारवी हैं। तो और वहाँ सब मारवी बुलाते होंगे। हाँ, और वहाँ पर जो है वो लोग ऑटोग्राफ लेते थे ना उस वक्त ऑटोग्राफ ले रहे थे। तो वहाँ पे एक साइड पे एक फ़कीर बैठा हुआ था, तो वो समझा कि मैं कोई पॉलिटिकल कोई पर्सनैलिटी हूँ, कोई पॉलिटिशियन हूँ, कुछ कोई ऐसी कोई चीज़ हूँ जो जॉब्स भी दिला के दे सकते हैं। तो वो आके कहने लगा कि आप क्या जॉब्स बांट रही हैं, कि कोई काम वाम दे रही है, मुझे भी कोई, मेरा भी मैं बैठा हूँ, देखो मेरा भी कोई काम नहीं चल रहा, मुझे भी कुछ कोई नौकरी वोकरी दिला दो। तो बड़ी हंसी आई थी। तो उस वक्त इस तरह का वो होता था कि बहुत सारी चीज़ों के नाम, मारवी ये, मारवी वो, तो वो काफ़ी एक था। तो उसको कैसे आपने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, किस तरीके से अपने आपको इतना ग्राउंडेड रखा, बिकॉज वो इतना ह्यूज सक्सेस था। इतनी अकल भी नहीं थी रफ़ी, इतनी उस वक्त अकल भी नहीं थी, और शायद अकल होती भी तो अम्मी जो है ना वो उसकी भी एक होता है ना कि आपकी तरबियत कैसी है, माँ बाप घर में घर वाले जो होते हैं वो आपको ग्राउंडेड रखते हैं। अम्मी का क्या रिस्पांस था जब वो देखती थी मारवी? अम्मी बड़ा खुश होती थी। अम्मी बड़ा प्राउड फील करती थी, मेरी अम्मी बहुत खुश होती थी। काफ़ी जगह आपने कहा सुल्ताना आपा ने, आपके हस्बैंड ने आपको बड़ा ग्रूम किया। मुझे ये स्टेटमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे घराने से आई थी, ऐसा तो नहीं था कि कहीं आपका एक्सपोजर नहीं था। तो आपको जब आप ये कहती हैं तो उससे आपका क्या मतलब होता है? मेरे हस्बैंड जो हैं वो, उन्होंने मुझे ज़िंदगी गुजारने का बहुत अच्छा सा तरीका सिखाया। मैं बड़ा परप्लेक्स हो जाती थी, मुझे कुछ कहता था तो मैं बहुत नाराज़ हो जाती थी। सुल्ताना भी मुझे अक्सर कहती थी ना, क्योंकि वो सुबह 9 बजे हमारी रिकॉर्डिंग शुरू होती थी, रात को समटाइम्स 2 भी बज जाते थे, फिर सुबह नेक्स्ट डे आती थी तो बड़ा बुरा मूड होता था ना, तो वो कहती थी फिर गंदा मुँह बना के बैठी हो। तो ये जो है ना वो एक छोटी छोटी चीज़ों पे परेशान हो जाना, नाराज़ हो जाना। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई कि लाइफ में किस तरह से लोगों की क्या मजबूरियाँ हो सकती हैं। उनके शू में जब पाँव रख के अब बंदा देखता है तो फिर पता चलता है कि उनके क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कि हम तो सिर्फ अपने ज़ाविये से देखते हैं ना। तो मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे ज़िंदगी में बहुत काम होने में, एक पॉजिटिविटी जो मेरी मदर जो लेके चल रही थी, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे हस्बैंड ने उसको बढ़ाया उस चीज़ को। फिर मैंने अपने बेटे में वो चीज़ें सारी इंडक्ट करने की कोशिश की कि वो भी इस तरह से लाइफ को पॉजिटिविटी के साथ देखे। मेरे हस्बैंड ने मुझे बड़ा एक अच्छी चीज़ सिखाई कि ज़िंदगी में जो है वो एक रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, जो जर्नी होती है ना उसको एंजॉय करना चाहिए। तो यही चीज़ रही, बहुत काम की बात बोली है। शायद यही चीज़ रही कि मैं कभी रिज़ल्ट की फ़िक्र नहीं होती है मुझे। शायद यही वजह थी कि कनाडा में मैंने बड़ी मुख्तलिफ़ चीज़ें की और वो हर चीज़ को मैंने एंजॉय किया। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं टीचिंग क्यों कर रही हूँ। ये इट्स नॉट लाइक मेरा प्रोफेशन नहीं है, या मैं बच्चों के साथ मुझे मज़ा आता था और मैंने बड़ा एंजॉय किया। मैंने बच्चों के साथ बहुत चीज़ें सीखी। मैंने वहाँ पर बच्चों को जितना शायद सिखाया नहीं होगा उतना मैंने उसे सीखा होगा छोटे छोटे बच्चों से। तो वो जर्नी मैं बस जर्नी को एंजॉय करती हूँ। ये आपने बड़ी पते की बात बोली, क्योंकि आई थिंक हम लोग सभी ज़िंदगी में कुछ भी करते हैं ना, तो वो एंड रिज़ल्ट या इससे होगा क्या, इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ये कैसे करेंगे या इसको करते हुए क्या होना चाहिए, उसको हम लोग भूल जाते हैं। क्योंकि हार और जीत तो नहीं होती है ना, या आप जिसको कहते हैं कि जीत है, तो हार क्या है? हार इज़ अ लर्निंग प्रोसेस। आप उस हार से हो सकता है समटाइम्स आपकी जीत से बेहतर हो वो हार, कि आपने उसने आपको इतना कुछ सिखाया। तो सुल्ताना आपा ने कैसे ग्रूम किया, उनका क्या पार्ट था?
उनके साथ उन्होंने मुझे मीडिया के हवाले से बहुत ग्रूम किया, किस तरह से, जैसे मैं मॉर्निंग शो में बैठती थी, किस तरह से बैठना है, किस तरह से जो है वो एक छोटी सी एक आपने कोई ज्वेलरी का कोई पीस पहन लिया, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कलर्स क्या वो करते हैं, बहुत डिटेल में जाती थी वो बहुत और वो बड़ा इनडायरेक्ट तरीके से आपको ग्रूम करती हैं। जैसे वो एक दफ़ा मैं बैठी हुई थी तो उन्होंने कहा मैं यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ एज अ गेस्ट स्पीकर, मेरे साथ चलो। ये मॉर्निंग शो से पहले की बात है। तो मतलब इस तरह से होता था कि चलो मेरे साथ चलो, मतलब आपको सेशन तो अटेंड करोगी, एक्सपोजर देती थी। वहाँ पर जो है वो किसी ने सवाल किया कि मीडिया को आप लोग जो है वो क्यों गोरी गोरी क्रीम्स दिखाते हैं, आप लड़कियों में कॉम्प्लेक्सेस पैदा करते हैं कि वो गोरी लड़की ही एक अच्छी लड़की है, बस उसी की शादी होनी है, तो आप लोग दूसरी चीज़ों को क्यों प्रमोट नहीं करते। अच्छा, सुल्ताना आपकी बहुत सारे सवालों के जवाब दे रही थी। आई डोंट नो, समहाउ मैंने कहा सुल्ताना आपी मैं जवाब दूँ ऑन बिहाफ ऑफ हम टीवी, अब जो भी जिस प्लेटफॉर्म से आप हैं। तो उन्होंने कहा हम टीवी, तो हाँ उसी को शुरू हुआ था। तो सुल्ताना आपी ने कहा हाँ, तो मैंने कहा कि भैया सिंपली ये तो डिमांड एंड सप्लाई का काम है, आप डिमांड क्यों करते हैं ऐसी लड़कियों की, ये तो आपका कसूर है, आप पढ़ी लिखी लड़कियों की डिमांड करें। आप गई और आपने सुना, और मैंने जो किया वो सारे लोग तालियां वालियां बजाई, वो लड़का जो है वो बड़ा वो हो गया कि अब तो वो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं सुल्ताना आपी पिक भी करती थी। तो मॉर्निंग शो में शायद मे बी छोटी छोटी चीज़ें मेरी उन्होंने ऑब्जर्व की हों कि ये लाइव कॉल्स को हैंडल कर लेगी, या ये गेस्ट जो है, क्योंकि लाइव शो में तो ऐसा होता है ना कि आपको गेस्ट ने लास्ट मोमेंट पे डिच कर लिया, तो आपके कान में आवाज़ आ रही है डायरेक्टर की कि आधा घंटा कैसे गुजारेंगे, गज़ल 10 मिनट तो नॉन स्टॉप बोलें जब तक कि हम कोई पैकेज ना निकालें। तो आपने किसी भी टॉपिक पे एकदम से आपको अलर्ट होना है, नॉन स्टॉप बोलना है। तो बड़ी चाय की आदत भी मुझे वहीं से पड़ी। क्यों, कैसे? चाय मैंने कभी नहीं पी थी लाइफ में, लेकिन मतलब हार्डली कभी एक आध दफ़ा कभी पी ली होगी, लेकिन मैं शौकीन नहीं थी चाय पीने की। लेकिन फिर मुझे सबने कहा कि आपने लाइव कॉल्स को वो करना है, आपको बड़ा अलर्ट रहना है, आप चाय पिए। वहाँ पे गुल खान होता था और ढाबे का चाय बनाता था, उसने वो चाय वो वहाँ से लेकर आते थे सुबह सुबह। मैंने पीना शुरू की, वो क्या मज़े की चाय होती थी। बस तब से मुझे सुबह की चाय की आदत पड़ गई। मॉर्निंग शो ने कैसे चेंज किया आपको एज अ पर्सन? बहुत एज अ परफॉर्मर शो से मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि हर रोज़ मेरे पास वो लोग आते थे जो अपनी अपनी फील्ड के जो है वो क्रीम होती थी, एक्सपर्ट्स होते थे। आपको हर रोज़ एक नई किताब पढ़ने का मौका मिलता था, उससे सीखने का मौका मिलता था। और उस गेस्ट के बारे में जब आप किसी से इंटरव्यू करते हैं तो ऑब्वियसली आपको उससे पहले पढ़ना पड़ता है, उसकी रिसर्च करनी पड़ती है, सब कुछ। तो उससे इतनी लर्निंग होती है, आप इतना कुछ सीखते हो। मैंने बहुत कुछ सीखा मॉर्निंग शो से। शादी कैसे हुई? लव मैरिज, अरेंज्ड? शादी लव कम अरेंज थी। मेरी नंद मेरी फ्रेंड थी। अच्छा। शादी से पहले तो उसकी बर्थडे पे उसने मुझे इनवाइट किया था, तो वहीं पर मेरे हस्बैंड से मुलाकात हुई। उसके बाद गाने का सेशन था। ऐसे घर में सारे मेंबर्स म्यूजिशियंस आए हुए थे और मुझे गाने का बड़ा शौक़ होता था, तो मैंने भी कुछ सुना दिया। और मेरे हस्बैंड को जो है वो मुझसे डबल शौक़ था, वो भी बैठ गया सुनने की हद तक, गाने का भी शौक़ है उसको। वो आके सामने बैठ गया। तो बड़ी फिल्मी सिचुएशन है। हाँ, बड़े। मैं तो अद्दा कहती थी, पहले तो अद्दा ही होते थे। तो मुझे तो पता ही नहीं था ये अद्दा जो सामने बैठा हुआ है ये किस नज़र से देख रहा है अद्दा। और बस यहाँ से शुरू हुई वो स्पार्क। तो उन्होंने कांटेक्ट किया आपको, अब बातचीत हुई, या उसके बाद उन्होंने रिश्ता भिजवा दिया, या हाउ वाज इट? उन्होंने एक्चुअली क्या किया कि मेरे माशाल्लाह से 5 देवर हैं। तो जब बर्थडे पे मुलाकात हुई थी तो हर मेरी फ्रेंड, मेरी नंद जो है वो सबसे इंट्रोड्यूस करा रही थी कि अदा ये मेरी फ्रेंड है, ये है सबसे। तो हर भाई जो है ना वो आके हैंडशेक करके और वो अपने स्टाइल से बात कर रहा था, इसकी जो जैसा था वो उस तरह से उन्होंने अपना वो इम्पैक्ट मुझ पर छोड़ा। जब मेरे हस्बैंड आए तो उन्होंने जब मुझसे बात की तो मुझे उनकी कन्वर्सेशन इतनी अच्छी लगी, मैंने कहा वाह यार। तो मतलब पहली बार में ही आप इम्प्रेस हो गई थी? हाँ, इम्प्रेस हो गई पहली दफ़ा। ये बड़ी वो पढ़ाई की बातें हो रही, बिल्कुल डिफरेंट बातें। मतलब कि एक आर्टिस्ट से बाकी लोग जो है वो किस तरह से बात करते हैं कि आपको क्या शौक़ है, आपको ड्रामे ये वो, उन्होंने बिल्कुल एक डिफरेंट बात की। वो भी वहाँ रिसेंटली शायद आए थे PhD करके अपने स्टेट से, तो उसने तो मेरा ड्रामा ही नहीं देखा था, तो उसको तो पता ही नहीं था मैं कौन हूँ। तो उसने अपनी बिल्कुल डिफरेंट तरह से बात की। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार ये कितनी मज़े की पर्सनालिटी है इसकी, कितनी अच्छी बातें कर रहा है। तो बस इस तरह से वो ससुराल में मेरा आना जाना होता था मेरी फ्रेंड के हवाले से। तो आसान था, कोई जालिम समाज नहीं था? जालिम समाज बीच में थोड़ी सी, हर चीज़ आसान नहीं होती इतनी, लेकिन यह है कि शॉर्ट करके कि वो फिर शादी हो गई हमारी। ओके। थोड़ी मुश्किलात हुई? थोड़ी, क्योंकि
फैमिली में थोड़ा सा ये था कि मे बी वो थोड़ा सा टाइम अभी लेना चाह रहे थे, और मेरे हस्बैंड वाले जो है वो हस्बैंड मेरे जल्दी चाह रहे थे शादी, और तो बहरहाल फिर किसी इंटरव्यू में बहुत लंबे किस्से हैं। ठीक है, सही। बट शादी के बाद आपने काम और मैरिड लाइफ को कैसे मैनेज किया? मुश्किल लगता था, चैलेंज लगता था आपको? मुझे रबिया इसी वजह से मुझे बड़े अच्छे लगते हैं मेरे हस्बैंड कि वो उनके नज़दीक हर इंसान की अपनी एक पर्सनालिटी होती है, वो उनको सपोर्ट मींस कि एक तो सबसे अच्छी बात मेरे हस्बैंड की जो सबसे बड़ी क्वालिटी जो मुझे लगी ना वो ये है कि वो औरत की बहुत इज़्ज़त करते हैं। वो कैसी औरत क्यों ना हो, वो हर औरत की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और दूसरा ये कि बड़ा सपोर्टिंग बहुत हैं। मुझे शायद मैं शादी के बाद मैं थोड़ी बड़ी फैमिली ओरिएंटेड इंसान हूँ, मुझे कभी ज़्यादा ड्रामे में काम करने का कोई शौक़ नहीं रहा, मुझे कभी मीडिया का कोई बहुत ज़्यादा क्रेज़ नहीं रहा। शायद मैं छोड़ भी देती शादी के बाद, बच्चे पैदा कर रही होती ढेर सारे, लेकिन मेरे हस्बैंड की ये हमेशा ये मुझे वो पुश करते थे कि तुम अपना करियर जो है वो उसको कंटिन्यू करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये क्यों नहीं करती। इतने सपोर्टिव रहे हर चीज़ में, मेरे लिए कभी कोई लाइफ में कोई प्रॉब्लम रही नहीं किसी हवाले से कि बच्चे को कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, वो इस तरह से होता था। बिकॉज ऑफ दैट आपने आसानी से, बहुत आसानी के साथ। So, इतना इंपॉर्टेंट होता है ना घर वालों या हस्बैंड का सपोर्ट करना एक औरत के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे माशरे में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक लड़की जो है वो अकेली, बहुत अकेली हो जाती है जब तक कि उसका, क्योंकि ये मेल शॉविनिस्ट सोसाइटी है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो उसमें ये होता है कि आपको कोई सपोर्ट ज़रूर चाहिए होती है, अपने बाप की, भाई की, हस्बैंड की, बेटे की, किसी न किसी की चाहिए होती है ज़रूर सपोर्ट। तभी वो हम सब शायद इसीलिए काम कर रहे हैं। हम चाहे कितना ही कह लें कि हम अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक सर्टेन टाइम आता है कि हमें उनकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और वो मर्द घर के जो अपनी बेटियों पे, अपनी बहनों पे, अपनी बीवियों के लिए बहुत ही ट्रस्ट करते हैं उनको उनकी उड़ान को रोकते नहीं हैं, वही बच्चियाँ ये वो सब बहुत आगे निकलती हैं। बट इतना एक्सपीरियंस है माशाल्लाह से आपका, मैरिड लाइफ का भी, वर्क का भी, आप लड़कियों को क्या एडवाइस करेंगी कि एक दो चीज़ें, बिल्कुल उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया, लेकिन आपने ख़ुद भी तो, आपकी भी एफर्ट होगी, तो जो लड़कियां इस वक्त काम भी कर रही हैं, करियर को भी कर रही हैं फॉलो, और उनकी शादी हो गई है, क्या दो तीन चीज़ें आप बोलना चाहेंगी कि वो अच्छे तरीके से बैलेंस कर सकें या मैनेज कर सकें, या क्या आसानी, देखिए बहुत होना चाहिए चीज़ें जो मैं कोई उस लेवल पे तो हूँ नहीं कि मैं किसी को मशवरा दे सकूँ, लेकिन ये है कि बैलेंस लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैं जब बेटा मेरा हुआ तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा अपने करियर को मैं करना भी चाहती थी, वो थर्स्ट भी मेरी रहती अगर मैं काम ना करती, और मैं मैनेज कर रही थी। लकीली मेरे हस्बैंड इस तरह से थे। बहुत सारी ऐसी होती हैं जो सिंगल मॉम्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जो बड़ी मुश्किल हालात में काम करती हैं, उनका घर से निकल के ऑफिस तक पहुंचना ही एक बहुत बड़ा जहाद होता है उनके लिए। तो बस लेकिन ये है कि नेवर गिव अप, अपना काम करते रहें और हिम्मत के साथ करें, एक डिग्निटी के साथ करें। अगर आप पे घर वालों ने ट्रस्ट किया है, ट्रस्ट इन अ सेंस कि आपको कहीं भी आप जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, तो आपको फिर एक पाथ पे, अगर आप प्रॉपर पाथ पे चलते हैं ना, तो आपको कभी कोई तंग नहीं कर सकता। अगर आपने अपनी पर्सनैलिटी में इतनी स्ट्रॉन्ग है ना, तो फिर आपके लिए मुश्किलात इतनी ज़्यादा नहीं रहती, आप उसको करते जाते हो, उसको क्रॉस। कभी कभी आपको लगता है भी, जब आप यही बात करिए, हम लोग औरतों पे, लड़कियों पे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि ये लोग गलती नहीं कर सकती हैं, आपको ट्रस्ट किया है, बाहर जाने दे रहे हैं, यू हैव टू लिव अप टू दिस एक्सपेक्टेशन, यू नॉट, आप अलाउड नहीं है कि आप गलती करें। नहीं, गलती देखिए, गलती तो गलतियों से ही सीखते हैं हम जी। लेकिन गलती से मेरा मकसद ये था कि आप अपने ट्रैक से ना हट जाएं। ओके। अगर आप एक ट्रैक के ये आपने बड़ी अच्छी बात बोली है। हाँ। आप अगर मैं कोई एक्ट्रेस बनने गई हूँ तो आप जाएं, उसी ट्रैक पर चलें, आप अपने परसिस्टेंट होके जाएं, आप अपने गोल को अचीव करने के लिए जो कुछ अपने लिहाज से बेहतर कर सकते हैं आप करें, गिव अप नहीं करें। हाँ, गिव अप ना करें। फिर क्या होता है कि हम डिस्ट्रैक्ट तो हो जाते हैं ना। दैट्स ट्रू। हाँ, एक्चुअली मुझे लगता है डिसअपॉइंटमेंट्स या थोड़ी सी रिजेक्शन वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देती है, इन एडिशन टू बाकी चीज़ें भी, कि अच्छा यार ये नहीं हो रहा तो शायद हम कुछ और कर लें। हाँ। तो ये भी, लेकिन आपको अपना लाइफ में अपना ऑब्जेक्टिव ज़रूर क्लियर रखना चाहिए।